Hello students, welcome to US Foundation. Myself Dr. Vikas. In previous classes, I have discussed about the viral fever that's called dengue fever, जो कि एक वायरस की वजह से होता है DNB1, DNB2, DNB3. अब एक और वायरस की वजह से होने वाला बहुत ही कॉमन डिजीज आपके पास लाया हूँ, वो है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स बहुत ही कॉमन है. इसको लोग गांव में अलग अलग धारणा से इसको जोड़ के रखा है. माइथोलॉजी इसके पीछे अलग है कि माता आ गई है शरीर पे और ब्लिस्टर हो गए हैं इनके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. ये पुरानी धारणाएं थी. न्यू ईयर में हमें पता चला कि नहीं, ये किसी वजह से है, कोई वायरस का इन्फेक्शन लगता है जिसकी वजह से है. I will today discuss about the detail of chickenpox, in which I will discuss about the main introductory part of chickenpox and various sign and symptom of chickenpox. Let's पहले तो जाने कि भाई इसका नाम चिकनपॉक्स क्यों आया. तो दिमाग में ये ना रखे कि चिकन की वजह से चिकनपॉक्स आया, ना, ऐसा नहीं है. इसका नाम आया है इस वर्ड से, चिकन पी, क्योंकि इसमें रैसेस जो होते हैं, वो रैसेस जो हैं वो एक चिकन पी, जो हिंदी में चावली बोलते हैं, जो हाईली प्रोटीनस होता है, एक दाल की तरह होता है, उसकी जैसा शेप होता है. इसमें चिकन पॉक्स में एक शेप बनता है, इसीलिए इसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं. चिकन पी की तरह ये चिकन पॉक्स दिखता है. चिकन पॉक्स लुक लाइक चिकन पी. चिकन पी एक तरह का हाईली प्रोटीन, समझिए एक पल्स जैसा है, दाल जैसा है, दाल की तरह भी लोग खाते हैं इसको. पिक्स भी, इसके पिक्चर्स भी लगे हुए हैं. इसके बाद ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर. वेरिसेला जोस्टर एक हार्पीज ग्रुप का वायरस है, और हार्पीज वायरस HSPV थर्ड जो है, HSV3 जो है, इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक एनवेलप फॉर्म में होता है. और ये एक डीएनए वायरस है. डीएनए वायरस है और एनवेलप फॉर्म में होता है. ये चारों तरफ से एनवेलप फॉर्म में होता है और ये डीएनए वायरस से बना हुआ है. तो ये तो हो गया इसका शेप साइज. और कौन से टाइम में चिकन पॉक्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो विंटर और स्प्रिंग सीजन में ये बहुत कॉमन हो जाते हैं. इस वायरस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है. आई विल डिस्कस अबाउट डिटेल कि ये कैसे फैलता है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके हाथों में ब्लिस्टर्स बने हैं. ब्लिस्टर्स मतलब कि छोटे छोटे दाने जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. अगर वो ब्लिस्टर्स है और वो कोई नॉर्मल इंसान उसको छू दिया और अपने हाथों को या कुछ भी शरीर पार्ट को छुआ, तो उसको फैल सकता है. साथ ही साथ सेलाइवा, जो थूक होता है, सेलाइवा जिसके अंदर, उससे भी इसका ट्रांसमिशन होता है. साथ ही साथ अगर ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है. ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, तो अगर पेशेंट छींकता है या कफ करता है, तो सामने वाले में वो वायरस जो है स्प्लिट के जरिए, एयर के जरिए ट्रांसफ़र हो जाता है. तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और थ्रू एयर भी ये ट्रांसमिट होता है. अब आते हैं, व्हाट आर दी साइन एंड सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स को पहचानना बहुत आसान है. जैसे मैंने बताया है पहले ही कि ये चिकन पी की तरह इसका शेप होता है, एक डिमार्केटेड शेप होता है, वो पता चलता है. तो सबसे पहले तो स्टार्ट होता है फीवर से. फीवर के बाद भूख लगना कम हो जाता है, ठंड लगती है, और पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, रैशेस आना शुरू हो जाता है, बहुत थकावट महसूस होता है, गले में खराश जैसा महसूस होता है, और पूरे गले में, मुंह के अंदर भी, इवन दो फेरिंग्स के अंदर भी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. किसके ब्लिस्टर्स? छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, दाने बन जाते हैं, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन होता है. उस कंडीशन में कोई चीज़ निगलना, खाना नहीं बनता है. तो ये सारे सिम्टम्स अगर देख रहे हैं तो पेशेंट कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड है.
अब जाने कि ये चिकन पॉक्स कैसे पैथोजेनेसिस करता है, कैसे कॉज करता है। तो कोई मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया, कहीं भी आ सकता है। स्कूल एक ऐसा कम्युनिटी होता है जहाँ डिफरेंट जगह के बच्चे आते हैं, एक साथ बैठते हैं। अगर उसमें किसी को चिकन पॉक्स है तो हो सकता है दूसरे बच्चे, अगर जिसने अच्छे से वैक्सीनेशन नहीं कराया, उसको वो फैलने का चांसेस है। तो इसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन जो है वो कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद तीसरे दिन से वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन करना कॉज शुरू कर देता है यहाँ पे। इसके बाद फीवर आना शुरू होता है और फिर वायरस जो है वो कम वायरस इनहेल किया है, धीरे धीरे वायरस जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है। कहाँ पे? तो लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड, गले में लिम्फ नोड, कहीं कहीं यहाँ लिम्फ है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, सब मैंडिबुलर में लिम्फ नोड है। ये सारे लिम्फ नोड जितने भी, बहुत सारे लिम्फ नोड, 8000 लिम्फ नोड मुंह में है, वहाँ कहीं भी ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने संख्या को बढ़ाता है। इसके बाद ये क्या होता है, चौथे से छठे दिन वायरल इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन का सिम्टम आना पेशेंट को शुरू हो जाता है। और 10वें से 12वें दिन, या मैं कहूँ तो 14वें दिन बाद पेशेंट को रैशेस आने शुरू हो जाते हैं स्किन में। तो लगभग 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है इस वायरस के होने का। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि जब आप वायरस आपके अंदर एंट्री किया और इन्फेक्शन कॉज किया, तब के बीच के ये जो गैप को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हाँ थोड़ा हाई है, तो 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका ऑलमोस्ट वायरल रैशेस, वेसाइकल रैशेस आने में। That's all from this slide. In further classes we will discuss about the various diagnostic part of varicella zoster and what are the treatment plan which have to be followed and what are the measures which have to be followed to check back for these viral infection. That's all from this slide. Thank you.